केदार वैली में बसे हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन करना हर एक शिव भक्त का सपना होता है। हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार में डुबकी लगाकर बाबा केदार की एक झलक पाने के लिए केदारनाथ जाते हैं। अगर आप बाबा केदार के दर्शन करने के लिए इस साल जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सोनप्रयाग कैसे पहुंचे, सोनप्रयाग में स्टे कहाँ करना है, सोनप्रयाग में खाना कहाँ खाना है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर, खच्चर, पिट्ठू, पालकी के क्या क्या प्राइजेज हैं और केदारनाथ यात्रा कैसे करनी, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार या ऋषिकेश से कर सकते हो। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही रेलवे स्टेशन इंडिया की मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है, तो आप बाय ट्रेन हरिद्वार या ऋषिकेश इजीली पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय एयर ट्रेवल करना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट हरिद्वार और ऋषिकेश का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी ही बसें ऋषिकेश बस स्टैंड से सोनप्रयाग के लिए जाती हैं, तो आप पहले दिन आकर ऋषिकेश में ही स्टे करना प्रीफर करें। दोस्तों, अगर आप शाम को 4-5 बजे तक ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो त्रिवेणी घाट की गंगा आरती बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, त्रिवेणी घाट की गंगा आरती में जो गूस बम्स आते हैं, जो स्पिरिचुअल फील आता है, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऋषिकेश में बस स्टैंड के पास ही 800 से 1000 रुपए में आपको होटल मिल जाएंगे। साथ ही साथ 150 से 200 रुपए में आपको धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। दोस्तों, हमारी भी यात्रा ऋषिकेश बस स्टैंड से ही शुरू होती है, जहां से टिकट काउंटर से 520 रुपए की सोनप्रयाग की टिकट लेके हम निकल पड़े बाबा की नगरी केदार नगरी की तरफ। ऋषिकेश बस स्टैंड से लास्ट गवर्नमेंट बस सुबह 10 बजे है। अगर आप 10 बजे के बाद पहुंच रहे हो तो दोपहर के 12 बजे तक आपको 700 से 800 रुपए में प्राइवेट बसेज और 900 से 1100 रुपए में शेयर टैक्सी मिल जाएंगी। दोस्तों, ऋषिकेश से अपनी यात्रा को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि 12 बजे के बाद में सोनप्रयाग के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों, ऋषिकेश से 7 से 8 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके थे रामपुर बस स्टैंड पार्किंग में। सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेज यहीं तक जाती हैं। दोस्तों, रामपुर बस स्टैंड से सोनप्रयाग 2.5 किलोमीटर पड़ता है, जहां आप पैदल या फिर शेयर टैक्सी से इजीली पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पर्सनल कैब या फिर सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो देवप्रयाग, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी जैसे स्थानों पर दर्शन करके सीधा सोनप्रयाग आ सकते हो, जहाँ पर कार और बाइक्स के लिए पार्किंग अवेलेबल है। दोस्तों, सोनप्रयाग में एक छोटा सा मार्केट भी लगता है, जिसमें आपको रेनकोट, पोंचो जैसी बेसिक नीड की सारे आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बहुत सारे ढाबे हैं। साथ ही साथ लॉकर्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप अपना एक्स्ट्रा सारा लगेज यहीं पे जमा करवा के फिर आगे गौरीकुंड में जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप 1500 से 2000 रुपये पर नाइट के हिसाब से अपना रूम भी बुक कर सकते हो। अगर आप धर्मशाला में स्टे करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। सोनप्रयाग में 400-500 मीटर आगे सीधा चलने के बाद भागीरथी नदी पे बने हुए ब्रिज को क्रॉस करते ही गौरीकुंड के लिए बहुत सारी टैक्सीज 50 रुपये में आपको मिल जाएंगी, जहां से टैक्सी पकड़कर मैं चला गया गौरीकुंड के लिए। दोस्तों, गौरीकुंड से आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। गौरीकुंड के आसपास बहुत सारे यात्रियों ने अपने टेंट लगा रखे थे, तो मैंने भी वहीं पे अपना टेंट लगाने का फैसला किया। गौरीकुंड में भी बेसिक नीड की सारी ही चीज़ें मिल जाती है, लेकिन वह सोनप्रयाग के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं। दोस्तों, गौरीकुंड एक गर्म पानी का कुंड है जो भागीरथी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। लगभग सारे ही श्रद्धालु गौरीकुंड में नहा कर ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड के पास ही माँ गौरा का एक मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ बैठकर 100 साल तक भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी। माँ गौरा के इस मंदिर में शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आरती भी होती है, जहाँ पर आने वाले सारे शिव भक्त भक्ति में लीन होकर झूम उठते हैं। त्रियुगी नारायण में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बजे हैं 4 और हम निकल रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड वो लास्ट लोकेशन है जहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ से अपने आपको जो जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो लेके फिर ही आगे निकले। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पूरा मार्केट खुल जाता है। चलिए चलते हैं आगे, ऐसा क्या सीन रहता है, चल के देखते हैं।
दोस्तों, गौरीकुंड से अपनी यात्रा सुबह 3 से 4 बजे ही शुरू कर दें, जिससे आप शाम को 4-5 बजे तक केदारनाथ पहुंच जाओगे। वैसे तो पूरे ही रास्ते में खाने पीने की उचित व्यवस्था है, लेकिन अपनी यात्रा हल्का फुल्का कुछ खाकर ही शुरू करें। गौरीकुंड की सकड़ी गलियां होने की वजह से यहाँ पर यात्रियों की सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, तो हम बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगे। गौरीकुंड से आधे किलोमीटर की यात्रा के बाद खच्चरों का पड़ाव आता है, जहां से आप 2950 रुपये में केदारनाथ बेस कैंप तक का खच्चर कर सकते हैं, और केदारनाथ बेस कैंप से गौरीकुंड तक 2250 रुपये खच्चरों का चार्ज होता है। दोस्तों, सरसी, फाटा या गुप्त काशी से आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से एक दिन में इस प्राइस पॉइंट पे कर सकते हो। जैसे जैसे हम गौरीकुंड से आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इस यात्रा में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई थी, क्योंकि यात्री इस यात्रा को पूरे रास्ते विश्राम करते हुए आराम आराम से ही करते हैं। दोस्तों, चीरबासा होते हुए यात्रा का पहला पड़ाव जानकी चट्टी आता है। जानकी चट्टी तक की चढ़ाई बिल्कुल भी खड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऑलराइट गाइस, तो अभी टाइम हुआ 5:45 और हमें चले हुए लगभग 1.25 घंटा हो गया है। हम हैं अभी जानकी चट्टी में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएंगी। यहाँ तक तो प्रॉपर ट्रेल बना हुआ, प्रॉपर रास्ता है। खच्चर भी साथ में ही आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। पानी वगैरह आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर वाटर सोर्स वगैरह मिल जाएंगे। काफ़ी इजी ट्रैक मुझे पर्सनली ये लगा है। आगे चल के देखते हैं आगे का ट्रैक कैसा रहता है। बम बोले, जय केदार बाबा। चलते हैं। इस पूरी ही यात्रा में जगह जगह पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई है, जहाँ से आप अपनी बोतल को रिफिल कर सकते हैं। इस पूरी ही यात्रा में जगह जगह पर सुलभ शौचालय भी बने हुए हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, जंगल चट्टी के बाद यात्रा का अगला पड़ाव भीमबल्ली आता है। जंगल चट्टी से भीमबल्ली की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर है। भीमबल्ली पहुंचने से थोड़ा पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल भी आता है। यही वाटरफॉल मानसून सीजन में बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। दोस्तों, भीमबल्ली में आपको फ्री वाईफाई तो मिलता ही है, साथ ही साथ स्टे के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप हरिद्वार से गौरीकुंड पहले दिन 2 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो आप अपनी यात्रा गौरीकुंड से शुरू करके पहले दिन का स्टे भीमबल्ली में भी कर सकते हैं। यहाँ GMBN की भी कैंप साइट बनी हुई है, जिन्हें आप ऑनलाइन पहले ही बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो भीमबल्ली से खच्चर भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे केदारनाथ की असली खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। साथ ही साथ भीमबल्ली के बाद अगला खच्चर हायर करने का पॉइंट लिंचोली में ही मिलता है। दोस्तों, भीमबल्ली से ही खच्चरों का रास्ता भागीरथी नदी को क्रॉस करके अलग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी यात्रा को पिट्ठू या पालकी से करना चाहते हैं, तो एवरेज 60 kg के पर्सन का गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पिट्ठू से किराया ऑलमोस्ट 14,000 और पालकी से 10,000 का लगता है। ये सारे चार्जेस पर्सन के वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। भीमबल्ली के बाद यात्रा का अगला पड़ाव रामबाणा आता है। भीमबल्ली से रामबाणा तक का सफ़र काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि भीमबल्ली से रामबाणा तक पूरी उतराई ही उतराई है। दोस्तों, रामबाणा तक की केदारनाथ यात्रा भागीरथी नदी के लेफ्ट साइड से की जाती है, लेकिन रामबाणा से केदारनाथ धाम तक की यात्रा भागीरथी नदी के राइट साइड से पूरी की जाती है। केदारनाथ रास्ते के दौरान सबसे भारी नुकसान भी रामबाणा में ही हुआ था। उस टाइम पर यहाँ पर पूरी टेंट कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर गिने चुने टेंट ही लगते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान रास्ते की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सफाई कर्मचारी तथा यहाँ के कुछ लोकल मिलकर यहाँ रास्तों की साफ सफाई दिन में एक बार तो कम से कम कर ही देते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ आने वाले कुछ यात्रियों और श्रद्धालुओं ने काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा कर दिया है। कुछ तो ऐसी जगह भी आती है जहाँ पर पूरे कचरे के पहाड़ ही बनने लग गए हैं। अगर दोस्तों आप केदार बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल यात्री होने के नाते अपना पूरा प्लास्टिक वेस्ट नीचे सोनप्रयाग में लेकर वापस जरूर जाएं। रामबाणा से आगे केदारनाथ तक खड़ी चढ़ाई तो है ही, साथ ही साथ यहाँ से आगे का वेदर हमेशा खराब ही रहता है, तो रामबाणा में ही अपना पोंचो या रेनकोट निकाल कर बैग की आउटर जिप में डाल लें। रामबाणा से खड़ी चढ़ाई को चढ़ते हुए धीरे धीरे अब हम लिंचोली की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, लिंचोली पहुंचने तक रास्ते में छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी आते हैं,
मैं पर्सनली इन शॉर्टकट्स को ना लेने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फॉग काफ़ी जल्दी आ जाता है, जिस वजह से आप रास्ता तो भटक ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर बारिश हो गई तो ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी 10 बज चुके हैं। सुबह हमने ऑलमोस्ट 4 सवा 4 के लगभग हमने अपना ट्रैक शुरू किया था और हम पहुंच गए लिंचोली में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, लिंचोली में बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस हैं, कैंप वगैरह मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक का सफ़र थोड़ा रामबन के बाद से चढ़ाई अच्छी खासी मिली है, उसमें थोड़ी फटी थी, बाकी तो काफ़ी ईजी था। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा सुबह लेट शुरू कर रहे हैं या फिर आप लिंचोली पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो आप यहां पे अपना नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहां से केदारनाथ बेस कैंप ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ही है और चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों, लिंचोली का एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 10,000 फीट होने की वजह से यहाँ का वेदर हमेशा ठंडा ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल भी है। यहाँ एक पल में तो धूप निकलती है और अगले ही पल बारिश होने लग जाए, इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता। दोस्तों, लिंचोली एक मिनी बेस कैंप की तरह है, जहाँ पर आपको टेंट में स्टे करने के लिए 1000 से 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बहुत सारे स्टेज मिल जाएंगे। लिंचोली से आगे चढ़ाई तो थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सांस काफ़ी ज़्यादा फूलती है। जैसे जैसे हम केदारनाथ की तरफ और आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यह केदार वैली और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। जैसे जैसे हम लिंचोली से केदारनाथ बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, हमें ग्लेशियर्स भी मिलना शुरू हो गए थे। तो गाइस, हमें चले हुए 7-8 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और जस्ट यहाँ मेरे पीछे जो बहुत ही फेमस ग्लेशियर है वो है, आप देख सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह होती जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। तो चलिए दोस्तों, जब भी आप ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हो, ज़्यादा देर तक ग्लेशियर के पास खड़े ना रहें, क्योंकि एक जगह यात्री काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पे भीड़ लग जाती है और दूसरा ग्लेशियर के खिसकने का रिस्क हमेशा बना ही रहता है। छोटे छोटे ग्लेशियर्स को क्रॉस करते हुए अब हम आ पहुँचे थे केदारनाथ बेस कैंप में। सो गाइस, मरते पड़ते आखिरकार हम पहुंच गए बेस कैंप में। ये लास्ट स्टॉपेज है जहाँ पे आपको पालकी और जो घोड़े हैं वो यहीं पे आपको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ ये पीछे देख सकते हो बहुत सारे घोड़े लगे हुए हैं। यहाँ से आगे आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के लगभग और बचा है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई फिनिश हो गई है। दिल में काफ़ी सुकून मिल रहा है। जय केदारनाथ। केदारनाथ बेस कैंप में रहना, खाना पीना, हॉस्पिटल और बेसिक नीड की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ आकर नेगोशिएशन करके 1000 से 1500 रुपये में अपना टेंट भी बुक कर सकते हैं, और या फिर यात्रा शुरू होने से पहले GMBN की ऑफिशियल साइट से आप बेस कैंप में अपना टेंट या होटल बुक कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ बेस कैंप में ही हेलीपैड और घोड़ों का पड़ाव है। यहाँ से आगे की 1.5 किलोमीटर की यात्रा यात्रियों को पैदल ही करनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से केदारनाथ कॉरिडोर तक आप पिट्ठू से भी जा सकते हैं। सो गाइज, जैसे ही इस केदारनाथ वाले बोर्ड के अंदर एंट्री करते हैं, सामने केदारनाथ धाम का मंदिर दिखने लगता है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके पीछे के जो माउंटेन रेंजेस है, वाह यार, अमेजिंग, वाह। केदारनाथ बेस कैंप से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर चलने के बाद एक चेक पोस्ट आती है, जहां पर सभी यात्रियों की यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक की जाती है। अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद हमें केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए दोपहर के 1 से 2 बजे का टाइम मिल गया। केदारनाथ बस पहुँचने वाले हैं। ये ब्रिज है, इसको क्रॉस किया और केदारनाथ बाबा के अपने को दर्शन होने वाले हैं। 1 से 2 बजे के बीच का दर्शन का मुझे टिकट मिला है, तो दर्शन करके वहीं पे अपना कैंप सेटअप करते हैं। चलिए चलते हैं जल्दी से दर्शन करने।
केदारनाथ मंदिर के पीछे थोड़ी खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पर हमने अपना टेंट सेटअप कर लिया और अपना पूरा लगेज उसमें रख के हम मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। वैसे तो बाबा केदारनाथ के मंदिर के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से 2 कथाएं प्रमुख है। पहली दोस्तों, वायु पुराण और स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार नर और नारायण ऋषि ने यहाँ बैठकर हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। तब नर और नारायण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन दिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यह कथा भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ भगवान शिव के बैल रूप में दर्शन करके अपने वंश हत्या के पापों से मुक्ति पाई थी। लेकिन इस कथा का महाभारत में कहीं भी उचित उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, एक लोक कथा यह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है कि माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के बाद भगवान शिव ने यहाँ आकर अपनी जटाएं खोली थी। इसी वजह से केदारनाथ मंदिर के उस पार गोमुख है जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और इन पहाड़ियों के इस पार से भागीरथी नदी निकलती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आपस में मिलकर माँ गंगा का रूप ले लेती हैं। केदारनाथ मंदिर के सामने ज्योतिर्लिंग की तरफ मुंह करके नंदी महाराज विराजमान है और केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला विराजमान है। 2011 की केदारनाथ त्रासदी के दौरान एक बड़ा सा पत्थर आके मंदिर के पीछे रुक गया, जिस वजह से भागीरथी नदी का तेज बहाव 2 भागों में बट गया। इसे एक महज संयोग कहें या फिर भोले बाबा का चमत्कार, यह अपनी अपनी श्रद्धा पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, वर्तमान में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार 8वीं शताब्दी में महर्षि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और यहीं पर तपस्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने समाधि ग्रहण करी थी। सो गाइज, शाम के ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और हमने दर्शन वगैरह कर लिया। जस्ट मेरे पीछे केदारनाथ बाबा हैं, उनके पीछे ये भीमशिला है जो त्रासदी के टाइम पे यहाँ के बाबा के मंदिर को बचा लिया था इस भीमशिला ने। अभी हम जस्ट इससे आगे जा रहे हैं श्री शंकराचार्य के समाधि स्थल के लिए, वो भी बाबा के मंदिर के पीछे ही है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, 2023 में आदि शंकराचार्य की समाधि में मूर्ति स्थापना तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसमें रिनोवेशन का काफ़ी ज़्यादा काम बचा हुआ है। 8th सेंचुरी में जब इंडिया में बौद्ध धर्म बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था, उस टाइम पे आदि शंकराचार्य ने भारत भ्रमण करके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बाद आदि शंकराचार्य ने देश भर में 4 शंकराचार्य निर्धारित करके बाबा की तपस्या करते हुए वहीं समाधि ग्रहण कर ली। दोस्तों, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण योगीराज आदित्य द्वारा किया गया है, जिन्होंने हाल ही में रामलला की मूर्ति का भी निर्माण किया था। आदि शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो अभी शाम के 4:30 हुए हैं और हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। जो केदारनाथ का जो मंदिर है उससे जस्ट राइट साइड में एक रास्ता जाता है, वही भैरव बाबा को जाता है। वहाँ से पूरे केदारनाथ का 360 व्यू जो मिलता है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो चलिए चलते हैं भैरव बाबा। आओ। दोस्तों, भागीरथी नदी के ऊपर बने हुए इस खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वहाँ ऊपर चढ़ाई में बाबा भैरव का मंदिर है। जय भैरव बाबा। दोस्तों, भैरव बाबा को केदार घाटी का रक्षक भी माना जाता है, इसीलिए वो घाटी में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे विराजमान है। इसके साथ ही भैरव बाबा मंदिर से पूरे केदारनाथ का बर्ड आई व्यू मिलता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कुछ टाइम भैरव बाबा के मंदिर में बिताने के बाद अब टाइम हो चला था केदारनाथ मंदिर में आरती अटेंड करने का। केदारनाथ मंदिर में सुबह और शाम के 6 से 7 बजे के बीच में रोज आरती होती है
और केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में दर्शन करने के लिए सुबह 2 बजे से दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू होते हैं। ऑलराइट गाइज, तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और बारिश शुरू हो गई है। हमने सोचा था कि यहाँ सुबह की आरती देख के फिर नीचे को उतरना शुरू करेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है कल रात से ही। तो चलिए अभी हम उतरते हैं नीचे और देखते हैं कैसे क्या सीन रहने वाला है। मेरे को तो लग रहा है आज का दिन काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल है, काफ़ी कोहरा है। तो फिर भी कोशिश करते हैं सेफ नीचे जाने की। ऑलराइट गाइस, तो अभी टाइम हुआ है 9:25 और मैं हूँ रामबाड़ा में। यहाँ मेरे तो यहाँ पे रास्ते में वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन भोले बाबा की कृपा से अभी तो अच्छा वेदर हो रखा है। क्लाउड्स अभी भी आ रहे हैं, चारों तरफ क्लाउड्स आ रखे हैं, बीच बीच में सनलाइट भी आ रही है, तो काफ़ी सही है। यहाँ पे हमने लगभग आधे से ज़्यादा का सफ़र तो तय कर लिया, तो हमें यहाँ 12 बजे या 12:30-1 बजे तक हम रामबाड़ा से गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से आगे देखते हैं कहाँ का प्लान करते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। घोड़ा पड़ाव को पार करते हुए अभी गौरीकुंड के लिए निकलनी है। टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12:45, तो 15-20 मिनट और लग जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे तो अभी। और उसके बाद अगला अपना ट्रैक ऑलरेडी प्लान्ड है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। सो गाइस, अभी हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। ये जैसे मेरे पीछे ये वाला रास्ता कुंड के लिए जाता है, और हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से टैक्सी लेके सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग में हमने अपना एक बैग रखा है, वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आगे की बस वगैरह की इंक्वायरी करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।